गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो है आपका इक्विलिब्रियम पे बेस्ड और इसको मैं क्विकली रिवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब इसको कम से कम टाइम में आप अपने एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ कर सकते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास शुरू होने के पहले तो प्लीज़ क्लास अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगी जल्दी रिवाइज़ करने वाले, तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। तो स्टार्ट करती हूँ इक्विलिब्रियम चैप्टर को। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एक सिंपल लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब अब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बैलेंस को शो करता है इक्विलिब्रियम। आपका जो केमिकल रिएक्शंस होगा उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बैलेंस, उनके रेट ऑफ द रिएक्शन में बैलेंस, इन सारी चीज़ों को इक्विलिब्रियम शो करता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, किसी भी सिस्टम की, जब जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हों उसमें कोई चेंज शो ना हो। कहने का मतलब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट एट विच ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ डू नॉट शो एनी चेंज। अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसका मतलब होता है कि जैसे रिएक्शन मिक्सचर का कलर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो रिएक्शन मिक्सचर को आप देख के पता कर सकते हो, उसमें आपको कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है। एक ऐसा टाइम आ रहा है कि उसमें बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रही है वो सारी चीज़ें, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो सिस्टम है या फिर जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल रिएक्शंस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इस तरीके की जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगा दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज मैं आपको जो रिवीजन करा रही हूँ वो केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन करा रही हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो सीधे मैं आती हूँ पॉइंट्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कई तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। रिवर्सिबल का मतलब जो आप आगे की तरफ भी जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। इसका मतलब जिसको आप बोलते हो कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। तो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो मान लीजिए इस तरीके से कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हमेशा किसके लिए की जाएगी, रिवर्सिबल के लिए की जाएगी। द रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल इन नेचर, उसके लिए हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन मान लीजिए उसको आप किसी ओपन कंटेनर में करा रहे हैं। अगर आप रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करा रहे हैं और मान लीजिए रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया और उसने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, तो होगा क्या कि मे बी प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें से कोई एक गैसियस स्टेज में हो, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम आपको मिल ही नहीं सकता है। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन को ओपन कंटेनर में नहीं, क्लोज्ड कंटेनर में करेंगे, तभी आपको इक्विलिब्रियम वहाँ पे ऑब्टेन हो सकता है। रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए और वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम के डिफिनेशन में बोला था, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी जब वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएं, जब वो कोई चेंज शो ना करें, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। मतलब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उसमें कोई चेंज शो नहीं होने वाला है इक्विलिब्रियम स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर किसी रिएक्शन में आ जाती है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं आर एफ से दिखाऊं तो रेट ऑफ बैकवर्ड को दिखा सकती हूँ आर बी से। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की है वही वो इट बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। अब आप इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम में भी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी रिएक्शन हो रही है। मतलब आपका रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट आपस में मिलकर वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन हो रही है। बस उसमें ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है इट इज़ डायनामिक इन नेचर, इट इज़ डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में छोटी छोटी डिस्कशन कर सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्सिबल होना चाहिए रिएक्शन, क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़, कोई चेंज शो नहीं करना चाहिए, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनेमिक नेचर का होता है। एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं कि कैटलिस्ट का इफेक्ट। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और आप उस पर सोचो कि कैटलिस्ट को ऐड कर दिया जाए तो कुछ चेंज आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ता है। ये बात अलग है कि कैटलिस्ट ऐड करने से ये होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत तेज़ी से मूव करेगा, उसी तरीके से रिएक्शन बैकवर्ड में भी तेज़ी से मूव करेगा। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम जल्दी ऑब्टेन कर लेगा, है ना। इसके अलावा उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसके बाद मैं आती हूँ इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज गिवन बाय गुडबर्ग एंड बॉगे। लॉ ऑफ मास एक्शन जिन्होंने दिया था उनका नाम था गुडबर्ग एंड बागे। इनके हिसाब से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको मैं कुछ इस तरीके से शो कर रही हूँ। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, तो इन्होंने ये कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान से सुनेंगे, इनका स्टेटमेंट क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे अगर फॉरवर्ड की बात करें तो ए और बी है, ए और बी आपका रिएक्टिंग स्पीसीज है। इनका एक्टिव मास मान लीजिए मैं इस तरीके से ब्रैकेट में शो कर रही हूँ, एक्टिव मास क्या होता है आगे आपको बताया जाएगा भी। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब आपका जो रिएक्टेंट है दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, दोनों के एक्टिव मास का प्रोडक्ट, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी बात हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है तो मैंने ए लगा दिया, इसी तरीके से बी का बी है तो मैंने बी लगा दिया। ये लॉ ऑफ मास एक्शन इसी को शो करता है ना। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू के ए बी। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको बोल रही हूँ कि जब मैं फॉरवर्ड की बात कर रही हूँ तो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन ये निकल के आ रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो मैं इसको आर एफ शो कर सकती हूँ और के को के एफ शो कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और इस तरीके से रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन, ये आप इक्वेशन 1 हो गया। अब मान लीजिए मैं रिएक्शन को बैकवर्ड सोच रही हूँ, मतलब अभी तक तो आप ये रिएक्टिंग स्पीसीज था और ये प्रोडक्ट बन रहा था। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको बैकवर्ड मूव करना है, अगर आप इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहे हो तो अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप फिर से लगाइए लॉ ऑफ मास एक्शन तो आर एफ की जगह क्या हो जाएगा, आर बी। ठीक है, आर बी हो जाएगा क्योंकि मैं बैकवर्ड की बात कर रही हूँ, इज इक्वल टू के एफ की जगह के बी। अब यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो सी हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर आर एफ बिकम्स इक्वल टू द आर बी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट आपने पढ़ा था आर एफ इज इक्वल टू आर बी।
तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला साइड भी इक्वल होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं KF कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। और इसको बोल सकते हैं KF डिवाइडेड बाई KB इज इक्वल टू C की पावर C D की पावर D डिवाइडेड बाई A की पावर A B की पावर B। KF बाई KB को ही हम बोलते हैं KC इज इक्वल टू C C D D A A B B। ये पूरा प्रोडक्ट हो गया, ये पूरा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अगर जनरल तरीके से सोचा जाए कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। और KC इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। KC जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आपके सामने एक वर्ड और आता है, दैट इज़ KP, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आपने लिखा था KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब अगर KP की बात करें तो KC और KP दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे हम KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं वैसे हम KP को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। बस ये अंतर है कि KC तब यूज़ होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हो, उनका जो एक्टिव मास दिया है वो कंसंट्रेशन दिया है, तब तो यहाँ पे KC यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे C मतलब कंसंट्रेशन, इसीलिए आपको KC यूज़ किया गया है। लेकिन मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ना दे करके उसको पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में दे दिया जाए, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही KP बोल दे रहे हैं कि P को आप पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में सोच सकते हो। तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका KC हो गया, ये आपका KP हो गया, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिर्फ एक तब यूज़ होगा जब कंसंट्रेशन होगा और दूसरा तब यूज़ होगा जब पार्शियल प्रेशर यूज़ होगा। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में एक रिलेशन जानते होंगे, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N। क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ, क्विक रिवीजन, तो आपको इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N है, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है वो इस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा और पूछेगा गिव द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो कुछ भी नहीं करना, डेल्टा N फाइंड आउट करिए, ठीक है। डेल्टा N क्या होता है, डेल्टा N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। हम गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट को ही इंक्लूड करेंगे जब भी हम डेल्टा N को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आप डेल्टा N की वैल्यू निकाल सकते हैं और KP और KC के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। डेल्टा N अगर कभी भी 0 हो, मतलब अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो, जैसे मान लीजिए ये है H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI। देखें यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 और यहाँ पर भी 2, तो डेल्टा N कितना निकल जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 होगी, RT की पावर 0, RT की पावर 0 मतलब 1, तो KP विल बी इक्वल टू द KC, ठीक है। जब भी आपको लगे कि डेल्टा N 0 है तो आपको कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, सोचना नहीं है और तुरंत KP इज इक्वल टू KC कर देना है। इसके अलावा जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, जब आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन दी गई है CaCO3 इज इक्वल टू CaO + CO2, तो आपका ये जो होता है सॉलिड फॉर्म में है, आपका ये जो होता है गैस फॉर्म में होता है। तो जब भी हम KC की बात करते हैं या KP की बात करेंगे तो वहाँ पर सॉलिड को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी KC को के कैलकुलेशन में हम हमेशा प्योर सॉलिड को और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है उसको 1 मान के चलते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। कहने का था, अगर नॉर्मली KC की बात करोगे तो सिर्फ CO2 आपको लिखना है, और अगर KP की बात करोगे तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखना है, सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है, जब भी हम KP और KC की बात करते हैं। अब आते हैं सीधे यूनिट पर
केपी और केसी को जो यूनिट होती है इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन कर देना है और इसमें एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन कर देना है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी केपी और केसी की आप यूनिट निकालें तो वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन दिया गया है या जो पार्शियल प्रेशर दिया है वो किस यूनिट में दिया गया है, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। मोल पर लीटर में दिया गया है तो इसकी जगह मोल पर लीटर लिख लिया जाएगा। डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बता ही दिया गया है। मे बी पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ना देकर के बार में दे दिया जाए। ठीक है, जैसे प्रेशर की कई सारी यूनिट होती हैं उसमें दिया जाएगा तो हम उसको वहाँ यहाँ पे उसको पुट कर देंगे और डेल्टा एन की वैल्यू रखते हुए यहाँ पर यूनिट निकाल लेते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आती हूँ, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को आप क्यू से दिखाते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी स्टेज। ध्यान देंगे, एट एनी स्टेज की बात हो रही है। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेज पर आप क्यू को इस तरीके से निकाल सकते हो। अब मान लीजिए जैसे आपने केसी और केपी में देखा था कि आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया गया था तो आपने केसी यूज़ किया था, और अगर पार्शियल प्रेशर में दिया गया था तो केपी यूज़ किया था। उसी तरीके से अगर इसमें कंसंट्रेशन दिया जाएगा तो क्यूसी यूज़ करोगे, और अगर पार्शियल प्रेशर दिया जाएगा तो क्यूपी यूज़ करोगे। ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया गया तो आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, तो वहाँ क्यूपी आप यूज़ कर सकते हो। तो क्यूसी क्यूपी हमारे सामने कई बार आता रहता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यूसी और क्यूपी सेम ही है, बस ये तब यूज़ हो रहा है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया गया है, और ये तब यूज़ हो रहा है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर दिया गया है। अब इसमें कुछ केस बनते हैं जिसको आपको ध्यान देना है। केस नंबर 1 की बात करें, Q इज इक्वल टू के सी, सेकेंड Q इज़ ग्रेटर दैन के सी और Q इज़ लेस दैन के सी। पहली बात तो Q और के सी में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर Q जो डिफाइन किया गया है वो एट एनी स्टेज दिखाया गया है। ठीक है, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, लेकिन जब हम केसी की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी लाइट में आता है जब आपके जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, और ये इसके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, अगर Q इज इक्वल टू के सी होगा तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर Q इज़ ग्रेटर दैन के सी है तब क्या होगा, Q इज़ ग्रेटर दैन अगर के सी है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर Q इज़ लेस दैन के सी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे क्या होना है, तो आप इस छोटी सी चीज़ को दिमाग में इस तरीके से रख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। देखिए यहाँ पर, तो Q अगर ज़्यादा है, अगर आप इसको ऐसे सोचिए कि यहाँ पे Q हाई है, यहाँ पे Q लो है। Q हाई है इसका मतलब प्रोडक्ट हाई है। ठीक है, प्रोडक्ट हाई हुआ। रिएक्टेंट आपको अगर कम मान लीजिए तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर स्पीसीज कम है। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन कम है। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की साइड में जाएगी, मतलब बैकवर्ड जाएगी। तो अगर Q की वैल्यू हाई है इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट आपका कम है, इसलिए रिएक्शन जो है रिएक्टेंट साइड में जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। Q की वैल्यू अगर कम है इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू हाई है और प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखें तो आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होने वाले हैं। देन मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक छोटा सा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आप सभी जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये कई फॉर्म में दिखाया जाता है। यहाँ पर जो क्यू शो हुआ है दैट इज़ द रिएक्शन कोएफिशिएंट, और दिस इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। अगर मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू 0 एंड क्यू बिकम्स इक्वल टू के या के सी, दोनों सोच सकते हैं। क्यू के सी, के का मतलब यहाँ पे के सी ही है। तो डेल्टा जी अगर 0 कर दिया जाए तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्यू की जगह के आ जाएगा। या फिर
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 आर टी लॉग के। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग के इज इक्वल टू, इस माइनस को अगर इधर कर दिया जाए तो माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, या फिर k इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन से कई सारा फॉर्म आपने बना दिया। इसका एक फॉर्म और हो सकता है, उसको आगे बताऊंगी। उसके पहले जो है इसका जो कुछ केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। अगर आपका डेल्टा जी या फिर डेल्टा जी नॉट, दोनों चीज़ मैं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डेल्टा जी करके बोल देता है, कई बार डेल्टा जी नॉट करके बोल देता है, तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बाकी चेंज इन फ्री एनर्जी ही है, गिब्स फ्री एनर्जी ही है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब क्या होने वाला है? डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इज़ ग्रेटर दैन 0 है, तब क्या होने वाला है? और डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इज़ लेस दैन 0 है, तब क्या होने वाला है? अगर ऐसा केस बनता है, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, आप बोलेंगे कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो उसमें और कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर डेल्टा जी नॉट ग्रेटर दैन 0 है, तो आप बोलेंगे बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, मतलब अपने आप हो रही है। अपने आप होने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अपने आप। ठीक है, अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, या बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट लेस दैन 0 है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। देखें, अब यहाँ पर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट इज़ ग्रेटर दैन 0 है। आप कभी क्वेश्चन में पॉजिटिव करके पूछ सकता है, पॉजिटिव बाई ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे कि अगर ग्रेटर दैन 0 है तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, और लेस दैन 0 है तो फॉरवर्ड जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे छोटा सा रिलेशन और आप देख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट देखिए यहाँ पे, इस यहाँ से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में आप पढ़ते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी इंटू डेल्टा एस। अगर इस वैल्यू को, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट प्लस टी इंटू डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, सॉरी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस होगा, सॉरी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस। सॉरी, यहाँ पे डेल्टा एच इज नॉट इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, माइनस आर टी एल एन के कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ इस तरीके से, मतलब अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। अगर इसको मैं इधर कर लूँ तो आर टी एल एन के इज इक्वल टू, मैंने माइनस को कॉमन कर दिया, माइनस को हटा दिया हर तरीके से, ये हट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा टी इंटू डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट, या फिर एल एन के इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्शन एक्सो है और एंडो है, दो कंडीशन दे रही हूँ मैं आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप सभी जानते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकल रही है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, मतलब हीट जुड़ रही है, रिएक्टेंट साइड में जुड़ रही है। तो एक्सो के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है इट इज़ नेगेटिव, एंड एंडो के लिए जो डेल्टा एच होता है इट इज़ पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो के की वैल्यू क्या हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए।
देखिए आप कैसे यहाँ पे सोच सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप सोचेंगे कि डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें ये चीज़ पूरी ऐड हो रही है, तो ये पूरा का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा आपका बढ़ रहा है एक तरीके से। तो जो एल एन के या के होगा इट बिकम्स हाई। वापस समझा देती हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो है नेगेटिव है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस वैल्यू में कोई वैल्यू और आके ऐड हो जा रही है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल पोर्शन जो है बढ़ जा रहा है, इसलिए एल एन के और के भी बढ़ जाएगा। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए के जो होता है हाई होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हाई होता है। अगर बात इंडो की किया जाए तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये होता है, आप जानते हैं। इसका मतलब इसमें से कुछ वैल्यू डिडक्ट हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, तो के बिकम्स लो फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में जो के की वैल्यू होगी हाई होगी और इंडो में जो के की वैल्यू होगी वो लो होगी। इसमें भी क्वेश्चन से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो मैंने पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, छोटे छोटे क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, और पूरा हर एक चीज़ मैंने इन्वॉल्व किया है इसमें। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचता है केमिकल इक्विलिब्रियम का, दैट इज़ ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, पहले आप इसको समझेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है या फिर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उस दौरान हम उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगी जिस डायरेक्शन में जाने की वजह से वो होने वाले इफेक्ट को, होने वाले चेंज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो आप कि कोई मान लीजिए केमिकल रिएक्शन दी गई है, इसको लेके चलती हूँ, N2 + 3H2 = 2NH3। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसमें मान लीजिए मैं टेम्परेचर को चेंज करती हूँ, प्रेशर को या कंसंट्रेशन किसी को भी चेंज करती हूँ, तो अब ये जो रिएक्शन है ये उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर उस चीज़ की कमी होगी। मान लीजिए मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगी तो ये उधर जाएगी, या फिर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर टेम्परेचर कम होगा। जैसे मान लीजिए हैबर प्रोसेस है फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन, आप सभी जानते हैं एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक नेचर की है। तो आपको देखने की से लग रहा होगा कि यहाँ पर हीट ज़्यादा है और यहाँ पे हीट कम है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लेस है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन इधर जाएगी क्योंकि इधर टेम्परेचर कम है। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, टेम्परेचर के लिए अगर पूछता है। तो अब देखिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तब तो ये पीछे की तरफ जा रही थी, मतलब अमोनिया नहीं बन रहा है बल्कि ये दोनों बन रहे हैं। अब आपको अगर अमोनिया बनाना है तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। ये तब हो रहा था जब आप टेम्परेचर को हाई कर रहे थे, टेम्परेचर को हाई कर रहे थे तो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जा रही थी, और टेम्परेचर को अगर लो कर देंगे तब फॉरवर्ड जाएगी, मतलब ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब इसी को इस तरीके से भी बता सकती हूँ मैं, PCl5 है मान लीजिए, और यहाँ पर आपने इसको हीट दिया और ये डिसोसिएट हो गया PCl3 + Cl2 में। अब देखें यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा H लगा है वो रिएक्टेंट साइड में लगा है ना। छोटी सी ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट साइड में है तो एक्सो, रिएक्टेंट साइड में तो एंडो। अब मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी, अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी, और टेम्परेचर को लो करोगे तो बैकवर्ड जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो आपको टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपने देखा किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया आपने। तो आप अब इनका स्टेटमेंट बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उस दौरान अगर हम कोई भी चेंज करते हैं उसके टेम्परेचर वगैरह में या प्रेशर कंसंट्रेशन में, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर उस चीज़ की कमी होगी, ठीक है, ताकि वो होने वाले इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। अब सेकेंड फैक्टर पे आती हूँ, प्रेशर पे आती हूँ। प्रेशर में कुछ नहीं सोचना है, आपको बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेना। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 और इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने 4, 3 + 1 4। तो आपको ये देखना है कि प्रेशर को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम दिख रहे हैं। तो अगर आप प्रेशर को हाई करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी।
ठीक है, और प्रेशर को लो करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्रेशर को हाई कर रहे हैं तो इधर जाने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है, इधर आपको जाना है तो आपको प्रेशर को हाई करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन उधर जाए जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। वहीं अगर इसके बारे में डिस्कशन किया जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी। क्लियर, पीछे की तरफ जाएगी। रिएक्शन को अगर आप प्रेशर को अगर हाई करते हो तो इधर जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है तो प्रेशर को लो करना पड़ेगा। प्रेशर को आप लो करोगे तब इधर जाएगी, प्रेशर को हाई करोगे तो इधर जाएगी। अब आती हूँ सीधे कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन में कुछ नहीं सोचना है, हमेशा याद रखें अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड मूव करेगी, और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड मूव करेगी। तो अगर किसी भी रिएक्शन में फेवरेबल कंडीशन पूछता है तो ऑब्वियस सी बात है, फेवरेबल का मतलब ये है कि फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट हमें ज़्यादा बनाना है, तो इसके लिए हमेशा हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। लास्ट जो पॉइंट आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और उस समय हम उसमें कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो इफेक्ट। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात किया जाए, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करेंगे तो आपको ये प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। प्रेशर में आपने क्या देखा था अभी तक? अभी आपने देखा था कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो रिएक्शन उधर जा रही थी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे थे। यहाँ पे जस्ट अपोजिट आपको सोचना है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड किया जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगी। क्लियर, ज़्यादा होंगी। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। इस रिएक्शन में जो कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इधर ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका बस यही सिंपल सा है कि प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट कर देना है। एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस का जो इफेक्ट पड़ता है वो इसका जस्ट अपोजिट है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपकी जो रिएक्शंस होती है वो जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाती है। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पर कि कम से कम टाइम में आपका यह पूरा चैप्टर, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।